नमस्कार। आज द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के तहत हम एकत्रीकरण के विषय में जानेंगे। जीवन निर्वहन के अत्यंत आदिमकालीन जो मनुष्य का क्रियाकलाप रहा है वो प्रकृति से विभिन्न पदार्थों को एकत्रित करना रहा है। चाहे भोजन या अन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य आदिम काल से ही एकत्रीकरण का कार्य कर रहा है। जैसे विभिन्न उपयोग, जैसे जंगली फल, पौधे, कंद मूल इत्यादि मनुष्य अपने आहार की पूर्ति के लिए एकत्रित करता रहा है। लकड़ी, हड्डी, पत्थर इत्यादि औजार बनाने की दृष्टि से एकत्रित करता रहा है तथा पत्तियां, छाल, पशु के खाल, इनका भी एकत्रीकरण वो अपने वस्त्रों के उपयोग हेतु करता रहा है। इसके अतिरिक्त भी पत्थर वो औजार और अग्नि प्रज्वलन के लिए भी प्रयोग में लाता रहा है, जबकि लकड़ी को धनुष बाण, बर्छी, कुल्हाड़ी, अन्य विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं उनकी दृष्टि से वो एकत्रित करता रहा है। किंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो एकत्रीकरण आज भी आर्थिक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं विश्व के, वहाँ पर इसका आदिम रूप देखने को मिलता है। केवल एकत्रीकरण मनुष्य अपने जीवन निर्वहन या अपने उपयोग की वस्तुओं की दृष्टि से करता है, जबकि जो विकसित वाले क्षेत्र हैं विश्व के, वहाँ पर जो प्रकृति से एकत्रित की गई सामग्री है उसको उद्योग की दृष्टि से भी मनुष्य एकत्रित करता रहा है। तो आज हम इसी एकत्रीकरण जैसे आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में जानेंगे। अब ये जो इस आर्थिक क्रियाकलाप को हमने सर्वप्रथम हम ये जानें कि किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इसको हम दो वर्गों में रखेंगे, जीवन निर्वहन हेतु और व्यापार करने की दृष्टि से। ये अभी पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि जीवन निर्वहन हेतु जो आर्थिक क्रियाकलाप एकत्रीकरण के रूप में हो रहा है वो विश्व के उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जबकि व्यापार करने की दृष्टि से एकत्रीकरण जो किया जाता है ये विश्व के उन प्रांतों में है जहाँ विज्ञान और तकनीकी विकसित रूप में देखने को मिलती है। वन में अब इसके लक्षण के विषय में जानते हैं कि वन में निवास करने वाले जो मनुष्य वर्ग है वो पदार्थों का उपयोग, एकत्रित किए गए पदार्थों का उपयोग किस प्रकार से करता है, इसको हमने कुंजी आरेख द्वारा इसमें स्पष्ट किया हुआ है। तो इसके 5 उपयोग सामान्यतः देखे जा सकते हैं। तो एक भोजन के अंतर्गत फल, कंदमूल, पुष्प, जंगली शहद इत्यादि। फिर वस्त्र, दूसरा उद्देश्य जो है वो उसके दृष्टि से छाल, पत्तियां, घास इत्यादि का एकत्रीकरण करता है मनुष्य। फिर निवास की दृष्टि से बांस, वृक्ष की शाखाएं, पत्ती, लकड़ी, घास फूस इत्यादि। घरेलू आवश्यकता की दृष्टि से जो मनुष्य एकत्रित करता है सामान्यतः लकड़ी, जो कि जलाने हेतु अपने पकाए जाने की दृष्टि से लकड़ी को जलाने के लिए एकत्रित करता है। और अंतिम वाला है चिकित्सा। तो जो जंगली औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ इत्यादि हैं, उनका भी एकत्रीकरण मनुष्य करता है। तो ये वन में निवास करने वाले मानव वर्ग का विभिन्न पदार्थों का एकत्रीकरण करना और उनके उपयोग के बारे में हमने जाना। अब है व्यापारिक एकत्रीकरण के विषय में बात करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से विभिन्न पदार्थों जैसे वृक्षों के विभिन्न हिस्से, पत्ते, छाल, लकड़ी, रस, दूध, फल, पुष्प, डोंडियाँ आदि, इन पर आधारित विभिन्न उद्योग वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जो कि प्रकृति से एकत्रित पदार्थ हैं, वनों से प्राप्त पदार्थ हैं। अब क्षेत्र की दृष्टि से एक बार हम निगाह डालते हैं इस पर
कि विश्व स्तर पर एकत्रीकरण का कार्य किन भागों में, विश्व को किन दो वर्गों में बांट सकते हैं हम। एक तो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में एकत्रीकरण का कार्य, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में एकत्रीकरण का कार्य। अब ये उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में एकत्रीकरण का कार्य जो होता है, सामान्यतः कौन कौन से तत्वों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत फल, तने की शाखाएं, तनों का रस, वृक्ष की छाल, पत्तियां, तनों से प्राप्त दूध, वृक्षों के रेशे, गिरीदार फल, औषधियाँ और मसाले, इन सब का एकत्रीकरण वन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों से किया जाता है। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र जो हैं, इसमें सामान्यतः जो तत्व का एकत्रीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत चर्म रोधक पदार्थ, रेजिन तथा लुगदी लकड़ी से प्राप्त होती है, तो इन सब का एकत्रीकरण शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम एक बार निगाह डालते हैं उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एकत्रित किए जाने वाले पदार्थों के विषय में। ये सामान्यतः वन क्षेत्रों से प्राप्त सारे के सारे तत्व हैं, जिनको एक एक हम ले लेते हैं कि उनका उपयोग किस तरह से है। अब फल के विषय में यदि बात करें तो फल सामान्यतः भोज्य पदार्थों के रूप में या उनके कुछ अंश जो हैं वो बटन या अन्य वस्तुओं के उपयोगार्थ एकत्रित किया जाता है। फिर वृक्षों के तने और शाखा किस तरह से उपयोगी हो जाते हैं, तो इसमें बबूल, कीकर, ढाक, सेमल, इनसे गोंद प्राप्त, और लाख, बिरोजा तथा विभिन्न वार्निश तत्व भी तने और वृक्षों की शाखाओं से प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा है तनों का रस। अब ये तनों से जो रस एकत्रित किया जाता है, इसकी उपयोगिता के विषय में जान लेते हैं। इससे रबड़ का उत्पादन, अब ये रबड़ का जो उत्पादन होता है ये सामान्यतः ये जो है इसका विद्युत सामग्री के लिए प्रयोग में आता है। फिर परिवहन के साधनों के पहिए, फिर फर्नीचर आदि में भी प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार बलाटा पदार्थ जो प्राप्त होता है तनों के रस से, तो उससे तारों का रोधन किया जाता है। मशीन के पट्टे समुद्री तार के निर्माण में काम में आता है। इसके अतिरिक्त गोल्फ की जो गेंद होती है उसके कवर बनाने में भी तनों के रस से प्राप्त जो तनों का रस है वो इस प्रयोग में लाया जाता है। अब वृक्ष की छाल के विषय में बात करते हैं कि वृक्ष की छाल जो है सामान्यतः इनसे चर्म शोधन के पदार्थ तथा रंग करने के पदार्थ प्राप्त होते हैं। और ये जो वृक्ष के छाल से जो तत्व प्राप्त होते हैं ये चमड़े पर इनका लेपन किया जाता है, जिससे कि वो मजबूत, मुलायम और टिकाऊ बनते हैं। क्योंकि इनसे जो छाल से प्राप्त तत्व होता है वो टैनिन होता है, जो कि शोधक तत्व होता है। इसके अतिरिक्त गरान भी एक पदार्थ है जो कि मैंग्रोव की छाल और पत्ती से प्राप्त होता है। ये सामान्यतः यूरोप और अमेरिका को निर्यात किया जाता है। फिर बबूल, कीकर, पलाश और कत्था, इनके जो छाल हैं ये भी शोधक तत्व के रूप में प्रयोग में आते हैं। इसके अतिरिक्त अखरोट और क्वाब्रास्को की लकड़ी जो है वो चमड़ा रंगने के काम में आती है। भारत में यदि देखा जाए तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनमें भी टैनिन भरपूर मात्रा में होता है जो कि रंगने के उपयोग में आता है। और इसकी भारी मात्रा जो है वो यूरोपीय देश, अमेरिका आदि को निर्यात की जाती है। फिर अन्य तत्व जो एकत्रित किया जाता है वन क्षेत्रों से वो है पत्ती। तो इस पत्तियों में ताड़, शीशम के पत्ते, ये जो हैं चटाइयाँ, थैले, टोपियाँ, छप्पर, टोकरियाँ आदि के प्रयोग में लाया जाता है। फिर तुलसी और चाय जो प्राप्त है प्रकृति से, वनों से जो है, वन क्षेत्रों से जो है, तो वो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। और कई सारी ऐसी पत्तियां हैं वनों से प्राप्त जो कि औषधियां तथा सौंदर्यवर्धक प्रसाधन बनाने के काम में लाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कार्नोबा जो ताड़ वृक्ष है उसके पत्ते का रस भी मोम बनाने की दृष्टि से उपयोग में लाया जाता है।
अब वनों से प्राप्त अन्य तत्व जो है एकत्रित किया जाता है वृक्षों का दूध। तो जपोटा नामक वृक्ष से प्राप्त जो दूध है उसे च्युइंगम के बारे में हम सामान्यतः जानते हैं, तो उसे चबाया जाने वाला चिकिल गोंद तैयार किया जाता है। अब रेशे की बात करें वनों से प्राप्त, तो वृक्षों की पत्तियों तथा छाल से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनसे टोपी, वस्त्र आदि बनाने के उपयोग में लाया जाता है। भंगोला जो पौधा है जो जूट के समान रेशा प्रदान करता है, और आक और सेमल के फल के डोंडों से प्राप्त जो रेशा है वो वस्त्र बनाने हेतु तथा गद्दों में भराव के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब अन्य तत्व जो एकत्रित किया जाता है वो गिरीदार फल। इसके अंतर्गत नारियल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो नारियल से और ताड़ के फल से पाम ऑयल तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो प्राप्त तेल है यह इससे ग्लिसरीन, साबुन, मोम आदि बनाई जाती हैं। अब अन्य सामग्री के में औषधियाँ एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर औषधियाँ ये किस तरह से वन से प्राप्त होती हैं, कैसे एकत्रित की जाती हैं, तो सिंकोना वृक्ष के से कुनैन की दवाई बनाई जाती है। बांस से बंसलोचन प्राप्त होता है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अश्वगंधा से उच्च रक्तचाप के उपचार की औषधि बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय तत्व हैं उनके अंतर्गत चिरायता, पित्तपापरा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारू हल्दी, गिलोय, नाग केसर, चित्रक, मोथा आदि का एकत्रीकरण किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जापान, ताइवान और दक्षिणी चीन के वन क्षेत्रों से कपूर प्राप्त होता है। अब ये सारे तत्व हैं जो उद्योग की दृष्टि से वनों से एकत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भोज्य मसाले भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिनका एकत्रीकरण वन क्षेत्रों से किया जाता है। इसमें अधिकांशतः हिमालय के ढाल, दक्षिणी भारत, श्रीलंका, हिंद एशिया तथा उसके समीपवर्ती देशों में विभिन्न प्रकार के मसाले प्राप्त होते हैं जिनका एकत्रीकरण किया जाता है, जिनके अंतर्गत काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, जावित्री, जायफल, दालचीनी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकत्रित किए जाने वाले मसाले पदार्थ हैं। फिर इसके पश्चात हम ये अभी तक जो चर्चा की थी उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों से एकत्रित की जाने वाली सामग्री के विषय में था। अब शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों से एकत्रित किए जाने वाली सामग्री किया जाने वाला एकत्रीकरण का कार्य, यद्यपि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कार्य अधिक विस्तृत है और बहुत महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं, किंतु शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के विषय में बात करते हैं तो क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र अपेक्षाकृत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एकत्रीकरण का कार्य ज़्यादा विस्तृत रूप से देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एकत्रित किए जाने वाले पदार्थ जो हैं बहुत ही सीमित हैं। उनका विवरण हम कर लेते हैं। मूल रूप से इसमें अंकित किया गया है स्लाइड में कि चर्म शोधक पदार्थ और रेजिन ये दो सामान्यतः हैं। एक बार हम ये कर लेते हैं, चर्म शोधक पदार्थ किन किन वृक्षों से प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग क्या है। तो इसमें ओक, हेमलॉक, अखरोट ये जो वृक्ष हैं इनकी छाल, चमड़ा शोधन तथा रंगने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और सुमेक वृक्ष जो है और टर्किश ओक, तो इनकी छाल जो है ये छाल और फल इनसे प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में चर्म शोधक प्रयोग में भी इनकी छाल लाई जाती है। फिर दक्षिणी अमेरिका के चाको वृक्ष से क्वेब्राको चर्म शोधक तत्व प्राप्त होता है, और ये जो है क्वेब्राको जो चर्म शोधक तत्व है ये हेमलॉक से प्राप्त जो टैनिन है उससे दोगुना महत्वपूर्ण होता है, दोगुना अधिक प्रभावी होता है। तो फिर रेजिन और तारपीन ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से एकत्रित की जाने वाली सामग्री। इसमें चीड़ वृक्ष के तने से जो रस प्राप्त होता है उससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, जो कि पेंट, वार्निश, रासायनिक पदार्थ और इनके साथ साथ में कई सारे कीटनाशक,
धुआं रहित बारूद बनाने के भी प्रयोग में लाया जाता है। और इसी से जो तारपीन का तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे बेरोजा नाम से पुकारा जाता है। और ये अवशिष्ट पदार्थ गत्ता, औषधि, साबुन आदि बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो आज हमने एकत्रीकरण के विषय में जाना, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनों से किन किन तत्वों को एकत्रित किया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत उपभोग की दृष्टि से हो और सामान्यतः हमने इसमें औद्योगिक जो महत्व की दृष्टि से भी सारे के सारे वनों से प्राप्त तत्वों के विषय में जाना। अब हम अगली चर्चा किसी अन्य बिंदु पर करेंगे। धन्यवाद।